दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेद वर्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो फील्ड कंडीशन में बड़ा ही कॉमन है, उसे यूरिन रिटेंशन या यूरोलिथियासिस कहते हैं। खास करके अगर हम लोग आज जो बात करने वाले हैं शीप एंड गोट और बाफलो काफ में, इसका बहुत ज़्यादा समस्या फील्ड कंडीशन में आता है। तो हम जो बात करने वाले हैं आखिर ये होता कैसे है, इसको मेडिसिनली कैसे ट्रीट किया जा सकता है और इसके लिए सर्जरी क्या पॉसिबल है जो फील्ड कंडीशन में आप करके इससे रिलीफ दिला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रीज़न है, क्योंकि आप जब तक रीज़न नहीं जानेंगे किसी भी क्लिनिकल कंडीशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको उसका कॉज जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि नाम है यूरोलिथियासिस, यानी कि स्टोन बनता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, ब्लैडर में बनता है या वो उसके यूरेथ्रा में बनता है और या यूरेथ्रा को जाके वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसके चलते यूरिन जो है यूरेथ्रल पैसेज से पास आउट नहीं होता है और एनिमल जो है वो यूरिन करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो यानी कि यूरिन का जो है रिटेंशन हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसा आता है जब उसका जो ब्लैडर है वो रप्चर हो जाता है और फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है, देयर आर सो मेनी रीजन्स, बहुत सारे कॉज हैं, लेकिन यहाँ जो हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो डाइटरी मैनिपुलेशन है, आप कह सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल स्टॉल फीडिंग हो रहा है और गोट की फार्मिंग हो या काफ रियरिंग हो, तो उनको स्टॉल फीडिंग करते हैं और एक जगह बांध के रखते हैं और आप देखेंगे तो उनको हाई ग्रेन डाइट पे रखते हैं। यानी कि अगर कोई बकरा रख रहा है अपने घर में तो जौ, गेहूं, दलिया, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलाई जा रही हैं, जिसके चलते ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके चलते यूरिन में स्टोन बनता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन बनता है। यूरिन में स्टोन बनता क्यों है ये आपको जानना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो और भी कई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं जिसके चलते ये स्टोन जो है बनता है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अर्ली कास्ट्रेशन, यानी कि जब जल्दी से आप एनिमल को कैस्ट्रेट कर देंगे, जो मेल एनिमल है उसमें कास्ट्रेट कर देंगे, तो उसका क्या है कि यूरेथ्रल जो पैसेज है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं हो पाता है, मोटा नहीं हो पाता है और वो छोटा रहता है। तो जिसके चलते उसमें जो कल्कुलाई जो है वो जाके फंसता है या वहाँ से जो प्रेसिपिटेशन भी बनता है, जो स्लज बनता है, वो भी जाके वहाँ एक्युमुलेट होता है और अल्टीमेटली उसको ब्लॉक कर देता है। तो एक तो अर्ली कास्ट्रेशन हो गया। उसी तरह से दूसरा जो फैक्टर है लो वाटर इनटेक, यानी कि जब विंटर रहता है, ठंडी के दिनों में जनरली देखेंगे कि बग्स जो हैं या जो भी बफलो काफ हैं वो पानी कम पीते हैं। तो अगर पानी कम पिएगा या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस समय पानी पीने के बाद भी डिहाइड्रेशन ज़्यादा रहता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से अगर यूरिन का कंसंट्रेशन हो जाए, यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाए और उस समय एनिमल को हाई फॉस्फेट डाइट पे रखा जाए तो स्टोन बनता है। तो बनता कैसे है, इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर मैं फॉस्फेट क्यों कह रहा हूँ, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो रूमिनेंट्स हैं, जो कैटल एंड बाफलो हैं, इनका यूरिन जो होता है वो अल्कलाइन होता है, यानी कि इनका पीएच यूरिन का जो होता है 7 से ज़्यादा होता है। तो अल्कलाइन जब पीएच रहता है तो उसमें ट्रिपल फॉस्फेट का प्रेसिपिटेशन होता है, जिसे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। तो अगर आप हाई डाइट फॉस्फेट का रखते हैं, यानी कि या जो ऐसा डाइट है जिसमें कि कैल्शियम फास्फोरस रेशियो का मिसबैलेंस है, जनरल जो रिकमेंडेशन है अगर डाइट में कैल्शियम फास्फोरस का देखा जाए तो 2:1 होना चाहिए, यानी कि 2 भाग कैल्शियम 1 भाग फास्फोरस होना चाहिए। लेकिन ये जितने भी ग्रेन्स हैं इनमें जो कैल्शियम फास्फोरस का जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाता है, कभी कभी 1:6 भी हो जाता है। तो अगर आप बकरे को जौ खिलाते हैं, गेहूं खिलाते हैं या रोटी खिलाते हैं,
उस कंडीशन में फॉस्फोरस लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। और ये जो फॉस्फेट है ये प्रेसिपिटेट होता है अल्कलाइन पीएच के यूरिन में। यानी कि जो यहाँ स्टोन बनने का कारण है वो प्रेसिपिटेशन हाइपोथेसिस है। यानी कि जब कंसंट्रेशन फॉस्फेट का ज़्यादा होगा वो फिर जा कर के जब पीएच उसको सुटेबल मिलेगा, अल्कलाइन मिलेगा, उस समय वो प्रेसिपिटेट करने लगता है और एक तरह से जो स्टोन स्पेसिफिकली बनता है वो स्लज की तरह बनता है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो जो होता है रेत की तरह होता है। एक बड़ा सा स्टोन नहीं होता है, रेत की तरह छोटे छोटे स्टोन के दाने होते हैं और वो जा कर के जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट को और यूरेथ्रा को ब्लॉक कर देते हैं और अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर सिंपल शब्दों में आप कहें तो कंसंट्रेशन और प्रेसिपिटेशन का जो फंडा है, जैसे सिंपली आप एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो फिर उसको हिलाते हैं तो बड़े आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, फिर दूसरा चम्मच डालते हैं तो भी वो डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन लगातार आप डालते रहेंगे तो एक सिचुएशन ऐसा आता है कि उसमें चीनी का घुलना बंद हो जाता है, यानी कि वो प्रेसिपिटेट उसके बाद करने लगता है और नीचे वो जमने लगता है। उसी तरह से इनमें भी होता है कि जब हाई फॉस्फेट रहेगा और उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो और अल्कलाइन पीएच मिलेगा यूरिन का तो उसका प्रेसिपिटेशन होने वाला है। और भी कई फैक्टर हैं, उनको हम लोग इस वीडियो में टारगेट नहीं करेंगे। तो खास करके डाइटरी ओरिजिन का जो स्टोन बनना है और जो फॉस्फेट से स्टोन बनेगा उसे एस्ट्रोवाइट कहते हैं। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का जो ट्रिपल फॉस्फेट जिसे कहते हैं उसका स्टोन रूमिनेंट्स में जनरली बनता है। तो हम लोग एस्ट्रोवाइट को एक तो बन गया, अब इसके कॉज भी आपको पता हो गया। तो इसको रिजॉल्व कैसे करना है, इससे पहले आपको रिजॉल्व करने से पहले इसके सिम्टम्स क्या होंगे ये आपको जान लेना चाहिए। तो सिम्टम्स में आप देखेंगे तो जो बकरा है उसके पेट में दर्द होगा, ब्लीडिंग करेगा और 100 हॉर्स इंस्टांस में होगा। 100 हॉर्स इंस्टांस का मतलब होता है आगे के पैर को आगे कर लेता है और पीछे के पैर को पीछे करके अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच करता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके यूरिन करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो इसको 100 हॉर्स स्टांस कहते हैं। इस तरह का स्टांस आपको टेटनस में भी पढ़ाया जाता है कि टेटनस में 100 हॉर्स स्टांस आता है। तो उस तरह का स्टांस ले रहा है या यूरिन ड्रिबल कर रहा है, वहाँ पार्शियल ब्लॉकेज है। तो अगर ड्रिबल कर रहा है या यूरिन नहीं कर पा रहा है तो धीरे धीरे वो पेन कन्वर्ट होते जाता है और एक सिचुएशन ऐसे आता है जब वो फिर पेन रिलीफ हो जाता है, यानी कि उस समय ब्लैडर का रप्चर हो जाता है। तो अगर आपको ये एनालाइज करना है कि ब्लैडर रप्चर हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप पेरिटोनियम में जब कोई निडल ले करके प्रिक करेंगे, जैसा कि इस आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो वहाँ से यूरिन निकलने लगता है निडल के थ्रू, तो ये इंडिकेट करता है कि जो ब्लैडर है वो रप्चर हो गया है। या आप यूरेथ्रल पल्सेशन देख सकते हैं, यानी कि जहाँ अगर जो ब्लैडर है वो इंटैक्ट रहेगा तो उससे प्रेशर होके यूरिन यूरेथ्रा से आएगा और जब आएगा तो एक पॉइंट के बाद वहाँ पे पल्सेशन देखने को, प्रेशर जब पड़ता है तो वहाँ पे पल्सेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये इंडिकेट करता है कि अभी तक जो ब्लैडर है वो इंटैक्ट है और जहाँ पे पल्सेशन मिल रहा है वहीं पे जो स्टोन है वो पड़ा हुआ है या जो स्लज है स्टोन का वो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो आपको साइड भी पता चल जाता है। तो साइट में अगर आप देखेंगे तो 2 प्रोमिनेंट साइट हैं। एक जो सिग्मॉइड फ्लेक्सर होता है यूरेथ्रा का, वहाँ पे आपको कॉमनली ये स्टोन का स्लजिंग होता है या एक्युमुलेशन होता है। दूसरा जो बक में या शीप के केस में आप देखेंगे तो यूरेथ्रल प्रोसेस में ये स्टोन आके लॉस हो जाते हैं और वहाँ पे ब्लॉकेज करता है। तो इन साइड को भी आपको मैनिपुलेट करना चाहिए। अगर ड्रिबल कर रहा है यानी पार्शियल मसाज है तो बक, और अगर गोट है तो उस केस में आप यूरेथ्रल मसाज भी करेंगे तो भी कभी कभी जो स्टोन है वो पास आउट हो जाता है, या यूरेथ्रल प्रोसेस को आप रब करेंगे तो भी वहाँ से स्टोन निकल जाने की संभावना रहती है। तो अगर ब्लैडर इंटैक्ट है या रप्चर हो गया है तो उसके बाद आपको ट्रीटमेंट क्या करना है। तो जैसे मैं कह रहा था कि जो ट्रीटमेंट है, अभी पहले ऐसा माना जाता था कि कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ स्टोन को डिजॉल्व करने वाली दवाएं मार्केट में
अब अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करके आप स्टोन को डिजॉल्व कर सकते हैं। दवाएं नहीं, डायरेक्टली आपको क्या करना होता है, उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फ्यूज़ करना होता है। जैसे एसिटिक एसिड सॉल्यूशन जो होता है, जिसका पीएच आपको 4.3 से लेकर के 4.8 में एडजस्ट करना पड़ेगा, इसे वॉलपोल्स सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो वॉलपोल्स सॉल्यूशन को आप ले करके डायरेक्टली जब यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्यूज़ करते हैं 30 ml से लगभग 200 ml के बीच में, तो वो पीएच को एसिडिक कर देता है। और अगर स्टोन ट्रिपल फॉस्फेट का है, एस्ट्रोबाइट का है, तो उसको वो डिज़ोल्व कर देता है। इसी तरह से एक और ह्यूमन के लिए सॉल्यूशन आता है, उसे हेमी एसिड्रीन सॉल्यूशन कहते हैं। उसका भी इस्तेमाल करके डायरेक्टली ब्लैडर में डाल करके उसे डिज़ोल्व किया जा सकता है। या जो तीसरा तरीका है जिसको कॉमनली हम लोग फील्ड में यूज़ करते हैं, वो प्रिवेंटिव भी है और थेराप्यूटिक भी है, वो है अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर। तो अगर आप नौसादर खिलाते हैं तो ये प्रिवेंशन भी करता है, साथ ही साथ ये ट्रीटमेंट भी करता है। होता क्या है कि जब आप अमोनियम क्लोराइड खिलाएंगे रूमिनेंट्स में, तो अमोनिया जो है वो यूटिलाइज हो जाता है माइक्रोफ्लोरा के द्वारा। रूमेन में जब अमोनियम क्लोराइड जाएगा तो ये अमोनिया और क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, और अमोनिया जो है रूमेन माइक्रोफ्लोरा यूटिलाइज करके अपना प्रोटीन बना लेता है, क्लोराइड वहाँ से एब्जॉर्ब होता है। तो क्लोराइड जो है वो निगेटिव आयन है, यानी कि निगेटिव आयन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर, और जो बॉडी है वो हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रोन्यूट्रल रखती है। तो अगर निगेटिव आयन बॉडी के अंदर ज़्यादा जा रहा है तो बॉडी क्या करेगी, पॉजिटिव आयन को अपने अंदर रिटेन करेगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा किडनी से, और हाइड्रोजन आयन जो है उसके रिटेन होगा। और जब हाइड्रोजन आयन बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर रिटेन होगा, यानी कि उसका जो पीएच होगा वो लोअर साइड को जाएगा। हाइड्रोजन आयन का मतलब है कि एसिडिक साइड को जाएगा, और जो ब्लड का पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा, और अल्टीमेटली यूरिन का भी पीएच एसिडिक हो जाता है। इसको एसिडिक बनाने में कम से कम 5 डेज लगता है, और अगर आपने अमोनियम क्लोराइड खिलाया है तो यूरिन का पीएच अब एसिडिक हो गया है, तो एसिडिक पीएच में जो स्टोन बनेगा वो भी डिजॉल्व हो जाता है। तो अगर प्रेशर से जब सर्जरी भी करते हैं तो उसके बाद भी जनरली जो सर्जन्स हैं वो अमोनियम क्लोराइड का सजेशन करते हैं, और अमोनियम क्लोराइड का जो डोज है 7 से 10 ग्राम बक और शिप के केस में दे सकते हैं, और अगर आपका काफ है तो वहाँ 30 से 40 ग्राम वंस डेली देना होता है। डायरेक्टली इसको नहीं देना होता है, नहीं तो अल्सरेशन करता है, इरोजन करता है, तो फीड में मिला करके इसे आप खिला सकते हैं। तो इससे तो एक प्रिवेंशन भी हो सकता है, थेरेपी भी हो सकती है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसे सर्जरी परफॉर्म करना होता है, जिसे ट्यूब सिस्टोटॉमी कहते हैं, यानी कि यूरेथ्रल बाईपास सर्जरी कर दी जाती है। यानी कि जो यूरिन है वो यूरेथ्रा से ना हो करके एक दूसरे रास्ते से निकाल देना है। प्रोसेस का फंडा सिर्फ यही है कि कुछ समय के लिए आप यूरेथ्रा से यूरिन न आने दें, और साथ ही साथ उसका एक बाईपास बना दें। तो इसमें फोलिक कैथेटर को ट्रांस क्यूटेनियसली जा कर के फिर पेरिटोनियम में जा कर के सर्जिकल प्रोसेस एडॉप्ट करके आप उसमें ब्लैडर के अंदर डाल देते हैं, और फिर फोलिक कैथेटर को होल्ड करने के लिए दूसरे साइड से आप उसमें नॉर्मल सलाइन 3 से 5 ml डालते हैं, तो वो वहाँ पे होल्ड हो जाता है, और फिर कुछ दिनों तक उसे बांध देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसके 2 बेनिफिट हैं, एक तो ब्लैडर से एक बाईपास मिल जाएगा, और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, साथ ही साथ आप अमोनियम क्लोराइड खिलाना शुरू कर देंगे, जो सर्जन हमारे हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो जो दूसरा पार्ट है, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो स्टोन बनता है वो स्लज होता है। इनमें जो स्टोन होता है वो स्लज की तरह, यानी कि बारीक रेत की तरह कण होते हैं, जो छोटे छोटे एक साथ कई सेंटीमीटर तक यूरेथ्रल पैसेज को ब्लॉक करके रखते हैं। तो अब जब आप बाईपास कर देंगे तो उस समय क्या होगा कि उस रास्ते से, यूरेथ्रल रास्ते से यूरिन नहीं जाएगा, यानी कि जो स्लज था वो धीरे धीरे उसे वाटर कंटेंट कम होगा, दूसरे जगह से यूरिन निकल जा रहा है तो वो श्रिंक होगा,
और श्रिंक जब होगा तो यूरेथ्रल वॉल और उसके बीच में थोड़ा सा जगह बन जाता है और वो श्रिंक होने के बाद क्रम्बल भी हो जाता है। तो अगर आप उसे तोड़ना भी चाहेंगे तो बड़े आसानी से वो टूट जाता है। यानी आप समझ लीजिए कि कोई गीली मिट्टी है तो थोड़ी सी उसका साइज जो होगा मोटा होगा, सूखने के बाद उसका कम हो जाएगा, फिर वहाँ से यूरिन निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं बुक में नहीं है, ये एक्सपर्टीज़ से आता है और हमारे सीनियर हैं, आप उन्हें मेरा गुरु भी कह सकते हैं, डॉक्टर आर.बी. कुशवाहा। उन्होंने ये सब जो फोटोग्राफ्स भी आप देख रहे हैं, जो सर्जरी भी देख रहे हैं, उन्होंने कई सालों से ट्यूब सिस्टोटोमी पे काम किया है, यूरोलिथेसिस पे काम किया है। डॉक्टर आर.बी. कुशवाहा जो हैं अभी फैकल्टी हैं स्क्वाश जम्मू में सर्जरी के और बहुत ही आले दर्जे के सर्जन हैं। उनकी सर्जरी का आप और उनके प्रोसेस का और उनके नॉलेज जो सर्जरी में है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। तो वो अपना चैनल भी चलाते हैं। तो अगर आप सही में सर्जन बनना चाहते हैं तो डॉक्टर आर.बी. कुशवाहा का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से आपको सर्जरी सीखने में मैं श्योर हूँ कि ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने उनसे डिस्कस की हैं और उनके एक्सपीरियंस को मैं अपने माध्यम से आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। यानी कि उनका कहना है कि जो श्रिंकेज होगा उसके बाद से उसके यूरिन जब दोबारा आएगा, हम लोग कहते क्या है कि ट्यूब सिस्टोटोमी करने के 3 से 5 दिन के बाद फिर उसको जो फॉलिक कैथेटर है उसमें क्लिप लगाते हैं। तो अगर आप क्लिप लगाएंगे तो फिर प्रेशर बनता है और वहाँ से जो स्टोन है वो आगे की तरफ प्रोसीड हो जाता है, क्योंकि वो उस समय श्रिंक हो गया है, क्रम्बल हो गया है, तो अब आगे जाना उसका आसान हो जाता है। और ये भी कहना है कि अगर आप वहाँ पे यूरेथ्रल मसाज करेंगे तो उस समय बड़े आसानी से स्टोन जो है वहाँ से निकल जाता है। और जो तीसरा काम मैं बता रहा था कि आप अगर अमोनियम क्लोराइड स्टार्ट कर दिए हैं तो यूरिन जो है पीएच जो है उसका एसिडिक हो जाएगा 5वें दिन से, और एसिडिक पीएच धीरे धीरे जब प्रेशर बनाएगा तो उसको डिजॉल्व करता जाएगा और फिर 5, 7, 8 दिनों के बाद जब आप बंद करेंगे तो नॉर्मल यूरेथ्रा से यूरिन आने लग जाता है और उसके बाद फिर वो फॉलिक कैथेटर को निकाल लिया जाता है। फॉलिक कैथेटर जैसे ही आप निकालेंगे तो इंस्टेंट हीलिंग हो जाती है, वहाँ से कोई सीपेज नहीं होता है। तो ये तो हो गया कि आप प्रोसेस कैसे करेंगे और क्या टारगेट करेंगे। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं फील्ड कंडीशन में तो उसमें जैसे मैं बता रहा था कि जो ये इनका स्ट्रोबाइट है जिसे ट्रिपल फॉस्फेट सॉल्ट कहते हैं, यानी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जो रहता है, तो इसका एक और फैक्टर है मैग्नीशियम डाइट। हाई मैग्नीशियम डाइट पे अगर आप रखेंगे उससे भी मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनता है। तो एक आपको डाइट में अगर मैग्नीशियम सॉल्ट ज़्यादा है तो उसको लो करना चाहिए। साथ ही साथ आप कॉमन सॉल्ट जो आता है यानी नमक जो आता है उसको आप डाइट में ऐड कर देंगे तो वाटर इनटेक एनिमल का बढ़ जाएगा, और वाटर इनटेक बढ़ जाएगा तो मैं जैसे बता रहा था कि यूरिन का कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर की तरह काम करता है। तो जो कैस्ट्रेटेड हैं जिनको हाई कंसंट्रेट डाइट पे आप रखते हैं, साथ ही साथ आप उनको ग्रेजिंग के लिए जाने दें। अगर टोटली उनको स्टॉल फीडिंग ना करें, टोटली उनको हाई ग्रेन डाइट पे ना रखें, तो इन सारी चीज़ों को करके आप यूरिन रिटेंशन या यूरोलिथियासिस से एनिमल्स को बचा भी सकते हैं और फील्ड कंडीशन में इलाज भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर अपडेट करेगा और फील्ड कंडीशन में यूरिन रिटेंशन अगर बक में या शीप में या बफलो काप में आता है तो उसमें मैनेज करने में हेल्प मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब किए। थैंक यू, नमस्कार।